समय हो गया बिग मार्केट वॉइसेस से बाजार के बिग पिक्चर समझने का। और हमारे साथ आज हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। मैं जिस दिन से वो टाइटन की डील हुई है उस दिन से सोच रहा था आपसे जब अगली बार बात होगी तो पूछूंगा, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी। हाँ जी। जो कैरेट लेन में इन्होंने जिस वैल्यूएशन पर शुरू में इन्वेस्ट किया था उसके मुकाबले जिस वैल्यूएशन पर अब रेसिडुअल स्टेक बाय किया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरा अनुमान था। मैं करीबन एक साल से सोच रहा था कि ये डील होने वाला है, बिकॉज मेरे को समझ आ रहा था कि कभी ना कभी मिथुन संचेती जी एग्जिट लेंगे। मेरा अनुमान था कि कैरेट लेन एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो उससे कम में टाइटन ने खरीदा है। मेरे ख्याल से दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन रिटेलर इन द कंट्री अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। कोई भी कैटेगरी ले लीजिए, जिस प्रकार से कैरेट लेन पैसा बनाता है, कोई दूसरा इंडियन ई कॉमर्स प्लेयर इस प्रकार से पैसा नहीं बना पाया है। जिस प्रकार से लास्ट 6 साल में टाइटन ने कैरेट लेन के थ्रू ग्रोथ प्राप्त की है। याद रखिएगा, टाइटन का कोर बिजनेस तनिष्क ग्रो कर रहा है 25% से, कैरेट लेन उसके डबल रेट पे ग्रो कर रहा है। सो मेरा अनुमान था 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन, उसके मुकाबले आई थिंक 17,000 करोड़ पे मिथुन संचेती जी ने एग्जिट लिया है। सो अच्छा डील है। एज अ शेयर होल्डर मैं खुश हूँ, और मुबारक हो टाइटन को, मुबारक हो मिथुन संचेती जी को। इनक्रेडिबल वर्क, कमाल का बिजनेस मॉडल है, बहुत बखूबी से मिथुन जी ने इसको बनाया है, बखूबी से टाइटन ने इसको निखारा है। एंड एज अ शेयर होल्डर मेरे को लगता है बहुत आगे जाते हुए पैसा बनाएंगे। ये भी हमको दिख रहा है कि जो कैरेट लेन के लर्निंग्स है, जो सीख है कैरेट लेन से, टाइटन अपने दूसरे नए बिजनेसेस को बेहतर बना रहा है कैरेट लेन के सीख से। सो दाग देनी पड़ेगी सी के वेंकटरामन जी के और उनके मैनेजमेंट टीम को। स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग और शेयर होल्डर्स के लिए बहुत साल कमाते रहें, यही हमारी उम्मीद रहेगी। तो बड़ा मल्टी बैगर रहा है टाइटन। तो ये आप कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ एक्सपेक्टेशन, 17,000 करोड़ तो टेक्निकली तो थोड़ा सस्ता ही खरीद लिया, तो ये अच्छी बात हो गई। अच्छा सौरभ जी, एक दूसरा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में रहा है और इस पर हमने काफ़ी चर्चा भी की है आपके साथ, और आपने इस पर बिलीव रखा, एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा आपके लिए, फिर बड़ी करेक्शन आई, जीएमएम फॉडलर। अभी रिसेंटली फॉडलर ने अपना ऑलमोस्ट पूरा स्टेक बेच दिया है इसमें, और अब पटेल फैमिली अभी भी खैर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, लेकिन क्रिस कैपिटल ने शायद वो हिस्सा खरीदा काफ़ी हद तक। इस ट्रांजैक्शन को आपने किस तरीके से देखा? अभी भी आप यहाँ पर बने हुए हैं क्या? आपके पोर्टफोलियो में अभी भी है क्या जीएमएम फॉडलर? टेक्निकलिटी है। जो जर्मन प्राइवेट इक्विटी फर्म है डीवीएजी, उन्होंने स्टेक बेचा, फॉडलर ने नहीं। सो डीवीएजी 10 साल पहले जर्मन एंटिटी फॉडलर में आई थी। डीवीएजी का 10 साल खत्म हो रहा था, जाहिर है प्राइवेट इक्विटी फंड है, उनको पैसे वापस चाहिए थे अपने। सो उन्होंने बायर को तलाशा। जहां तक मेरे को समझ है इस होल प्रोसेस की, मेरे ख्याल से इंडिया के कई सारे दिग्गज इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हुए। एंड क्रिस कैपिटल जो मेरे ख्याल से बिल्कुल टॉप फ्लाइट प्राइवेट इक्विटी शॉप है इंडिया में, बिल्कुल टॉप फ्लाइट पी इन्वेस्टर है, क्रिस ने डीबीएजी का स्टेक खरीद लिया, मोर और लेस एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। सो जो ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर, ओवरहैंग क्यों था? बिकॉज जब 2 साल पहले डील हुई थी जहां पे जीएमएम ने फॉडलर को खरीदा था, तब से ये ओवरहैंग बना हुआ था कि कभी ना कभी प्राइवेट इक्विटी एंटिटी जो है डीबीएजी, वो एग्जिट करेगी। मैं खुश हुआ एज शेयर होल्डर कि वो ओवरहैंग हट गया है। अब क्रिस क्रिस का नया क्लॉक चालू हो रहा है, मेरे ख्याल से कम 5 साल निवेशित रहेंगे, अच्छे इन्वेस्टर हैं। जीएम फोल्डर का अंडरलाइन बिजनेस 30-40% से प्रॉफिट कंपाउंडिंग दिखा रहा है। आई थिंक करीबन 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए कि 40-50%, 30-40 भी नहीं, 40-50% से 4-5 साल से प्रॉफिट कंपाउंडिंग चल रही है। 2 साल शेयर प्राइसेस ने कुछ किया नहीं है। सो उम्मीद है कि आगे जाते हुए कुछ कमाई मिलेगी हमको यहाँ पे। कंपनी की कमाई तो बरकरार है, हमारी कंपाउंडिंग शेयर होल्डर होपफुली फिर से शुरू हो जाएगी नाउ दैट द ओवरहैंग इज गॉन। बिल्कुल। सौरभ जी, एच डी एफ सी बैंक को लेकर अब क्या थोड़ी पेशेंस लोगों की आपको लग रहा है वेन आउट होनी शुरू होगी? जिस तरीके से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके मुकाबले बाकी मिड कैप बैंकों ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और ये क्यों आपके हिसाब से इतनी अंडर परफॉर्मेंस हो रही है एच डी एफ सी बैंक की? देखिए, क्यों उतना मैं फोकस नहीं करता जिंदगी में, ऐसे कई सारे मुद्दे अगर मैं बैठे बैठे सोचूं कि क्यों स्टॉक नहीं चल रहा या क्यों स्टॉक चल रहा है, थोड़ा सा शायद मेरे दिमाग का जो जो भी 2-3 सेल्स बाकी हैं वो भी शायद फट जाए। बट फोकसिंग ऑन एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल्स, जैसे शशि जगदीशन जी ने दिखाया है इन द 5 years दैट ही रन द बैंक, इनकी मार्केट शेयर गेन इन द लास्ट 5 years हैज बीन इनक्रेडिबल। कोई दूसरा बैंक इंडिया के इतिहास में 7% शेयर था इनका इंडियन मार्केट में, बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, 5 साल पहले
7% था, 7 से इन्होंने 12% का छलांग मारा है। 5 साल में 5 परसेंटेज पॉइंट्स गेन किया है किसी दूसरे बैंक के लिए। दूसरे बैंक के लिए क्या, पूरा अगर आप बैंकिंग सिस्टम जोड़ लो, इस प्रकार का मार्केट शेयर गेन आपको नहीं दिखेगा। जैसे हमने पहले समझाया है, हमारे ख्याल से एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक का जुड़ना अच्छा डील है। एचडीएफसी बैंक को अच्छा मॉर्गेज फ्रेंचाइज मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड के जो होम लोन कस्टमर्स है उनको कासा बेचने का मौका मिल रहा है, उनको म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस बेचना, जनरल इंश्योरेंस बेचने का मौका मिल रहा है। सो आरओई 1 साल शायद सहमी रहेगी, आरओई 1 साल शायद 17, 17.5 के आसपास रहे। बट इफ आई टेक अ 2-3 साल का व्यू, मेरे ख्याल से आरओई भी आगे बढ़ेगा, ग्रोथ भी आगे बढ़ेगी, एंड व्हाट यू हैव इज अ पावर हाउस एंटिटी। लास्ट 4 साल प्रॉफिट कंपाउंडिंग करीबन 20% रही है। शेयर प्राइस कंपाउंडिंग लास्ट 4 साल में शायद 5% के आसपास रही है। ये पहले भी हो चुका है, 2001, 2, 3, मेरे को याद है एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट्स 35% प्रति वर्ष भागे, शेयर प्राइस फ्लैट रहा, फिर उसके बाद 4, 5, 6 में एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आई थिंक डबल से भी ज्यादा हो गया। सो अगर आप पेशेंस रखें, इंडिया में स्टॉक मार्केट एक ही काम करता है, जो इम्पेशेंट लोग हैं उनका पैसा लेके पेशेंट लोगों को दे देता है। सो हमारी उम्मीद है जो हमारी पेशेंस है एचडीएफसी बैंक में काम आएगी। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस सारे स्टॉक्स में मेरा निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी इन स्टॉक्स में निवेश है। जी सौरभ जी, जब आप आते हैं तो हमेशा किसी न किसी नई कंपनी को, स्टॉक को समझने का मौका मिलता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न लाजमी है जो कि आपने लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो में अपने ऐड किया है सर, आई होप मैं ये नाम ठीक ले रहा हूँ, RHI मैग्नेस्टा इंडिया। सर थोड़ा बताएंगे इस कंपनी के बारे में और क्या आउटलुक है आपका इस पर? हाँ जी, तो देखिए ये एक ग्लोबल कंपनी, आरएचआई ग्लोबल जो ऑस्ट्रियन कंपनी है, ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर्ड है, उसका इंडियन सब्सिडरी है, लिस्टेड सब्सिडरी है इंडिया में। जिस प्रकार से जीएमएम फॉडलर फार्मा इंडस्ट्री में ग्लास लाइन रिएक्टर्स की लीडरशिप रखता है, उसी प्रकार से आरएचआई मैग्नेसिटा स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में रिएक्टर्स, सेरामिक रिफ्रैक्टरीज, आरएचआई मैग्नेसिटा सेरामिक रिफ्रैक्टरीज का लीडर है। सो आपको स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो किल्न होता है, जो फर्नेस होता है, उसके लाइनिंग के लिए स्पेशल प्रकार के ब्रिक्स चाहिए। आरएचआई मैग्नेसिटा रिफ्रैक्टरीज बनाता है, वो लाइनिंग बनाता है। ये नॉन मेटालिक मटेरियल है जो लाइनिंग के थ्रू, जो लाइनिंग फर्नेस को हाई टेम्परेचर में ऑपरेट करने की सुविधा देती है। वर्ल्ड लीडर है, हमारे ख्याल से दुनिया में इसका 30-35% का मार्केट शेयर है। इंडिया में ये लार्जेस्ट प्लेयर है इन द रिफ्रैक्टरी बिजनेस, ये लार्जेस्ट प्लेयर है, 40% मार्केट शेयर है। लास्ट ईयर इन्होंने डालमिया का एक बड़ा बिजनेस खरीदा, अपने बिजनेस को 1/3 से छलांग मारा आरएचआई ने लास्ट ईयर बाय बाइंग अ बिजनेस फ्रॉम डालमिया। अगर हम नॉर्मलाइज कर दें उसके लिए, अगर उसको एडजस्ट कर ले, मेरे ख्याल से आरओसी 30-35% आता है। एक हमेशा चैंपियन का साइन होता है 30-35% आरओसी। ऑपरेटिंग मार्जिन 15 के आसपास आते हैं। बिजनेस करीबन 10-15% से टॉप लाइन और मेरे ख्याल से 20-25% से बॉटम लाइन ग्रोथ दिखा सकता है। वेल रन बिजनेस है, वर्ल्ड लीडर है, एंड इंडिया में स्टील इंडस्ट्री, मोर जनरली स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री मेरे ख्याल से जीडीपी ग्रोथ की बदौलत अच्छा करेगी। स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में इटसेल्फ मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम है, बट ये एज अ एंसिलरी प्ले, आरएचआई मैग्नेसिटा एज एन एंसिलरी प्ले, एज अ सप्लायर टू स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से अच्छे प्लेस में है। एक स्टील प्लांट का करीबन 2% कॉस्ट ही रिफ्रैक्टरी का कॉस्ट है, बट अहम है, रिफ्रैक्टरी अहम है। अगर रिफ्रैक्टरी में कोई छूट रह गई, कोई त्रुटि रह गई, तो प्लांट बंद हो सकती है। इसलिए कोई भी स्टील प्लांट का मालिक सस्ता रिफ्रैक्टरी नहीं लगाता, आरएचआई लगाता है। और हमारी उम्मीद है इस कंपनी के साथ हम आगे जाते हुए लिटिल चैम्प्स में कंपाउंडिंग दिखा पाएंगे।